हिसार के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ निर्दलीय सावित्री जिंदल को जिताया 2024 में, तो क्या तरुण जैन को अब लगता है कि सावित्री जिंदल उस तरीके के काम करवा पा रही है हिसार में जो एक जनप्रतिनिधि को, एक विधायक को करवाने चाहिए? तो चुनाव तरुण जैन ने भी लड़ा और चुनाव रामनिवास रड़ा ने भी लड़ा। बिल्कुल। तरुण जैन ने भी लड़े, रामनिवास रड़ा कांग्रेस पार्टी से लड़े, दोनों हार गए। लेकिन आज रामनिवास रड़ा बीजेपी में है और तरुण जैन जो है विधिवत रूप से बीजेपी से बाहर है। तो ये कोई बीजेपी का कोई पैमाना है क्या कि किसको कब लेना है, किसको कब नहीं लेना? मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है कि मेरी हुड्डा साहब से भी डायरेक्ट बात हुई उस टाइम, तो उन्होंने बोला था कि आप पार्टी में आओ, आपका स्वागत है। आपसे चुनाव के दौरान हुड्डा साहब ने संपर्क किया था आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम संपर्क हुआ था हमारा। चीजें अच्छी है, दीपेंद्र जी के साथ भी हमने अच्छा काम किया है, तो डायरेक्ट बात हुई है हमारी, तो लेकिन मैंने उनको साफ मना कर दिया था। हिसार लोकसभा से चौटाला परिवार से, देवीलाल परिवार से बहुत सारे लोगों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन कोई भी नहीं जीत पाया। इकलौते दुष्यंत चौटाला है जी, जिन्होंने हिसार से जो है जीतने का काम किया। 2014 में वो जीते। तो दुष्यंत चौटाला के साथ, क्योंकि युवा है, यूथ है, प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो उनके साथ काम करने का कैसा आपका अनुभव? दुष्यंत चौटाला किस तरह के नेता मतलब आपको लगे? जैन जी ने भी ये बात समझी कि भी हाँ, की सरकार ने हमारी बात सुनी, तो जैन जी के अंदर भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेके है कि राहुल गांधी भी वहां पर गए हैं, वहां पर जैन जी के साथ, लेकिन राहुल गांधी के साथ कोई जैन जी नहीं जुड़ने को तैयार, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी वहां पर अपनी रोटियां सेकने गए हैं। तो तरुण जैन ने जो 2024 में चुनाव लड़ा, वो बीजेपी की बगावत में चुनाव लड़ा, डॉक्टर कमल गुप्ता की बगावत में चुनाव लड़ा, या फिर हिसार के लोगों के हित के लिए चुनाव लड़ा? विजेंद्र जी का जो कार्यकाल था 5 साल का, वो सत्ता में भी थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में भी गवर्नमेंट थी, प्रदेश में भी गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद उन्होंने 5 साल में, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने 5, 10, 20 चक्कर भी हिसार लोकसभा में कोई काटे होंगे, या कोई बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने लोकसभा के पटल पे रखा होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आज के इस पॉडकास्ट में बेहद खास मेहमान हैं। फ्रेम में आप देख सकते हैं मेरे साथ प्रमुख समाज सेवी और लोटस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट तरुण जैन जी हैं। और तरुण जैन जी की अगर बात करें तो हिसार के लिए, हरियाणा के लिए जाना माना चेहरा है। जो 2024 के चुनाव थे तो हिसार विधानसभा से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। उससे पहले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में कई अहम पदों पर रहे, और उससे भी पहले की बात करें तो राजनीति में इनका बड़ा एक अहम रोल रहा है। और अलग अलग समय पर शहर के लिए जो हम मुद्दों की बात करें, जो विकास के मुद्दे हैं या जो शहर से जुड़े जरूरी जो समस्याएं हैं, उनको ये समय समय पर उठाते रहते हैं। तो जैन साहब से आज जो है बड़ी खुलकर बात करेंगे, क्योंकि बड़ा आसान होता है राजनीति में आना, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि हम क्या सोचकर आए हैं। तो जैन साहब से सारी की सारी बातें जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो राजनीति में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं सभी कहते हैं कि हमारा ध्येय जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति में आकर सेवा करना है, लेकिन वो सेवा करने के नाम पर आ जाते हैं और फिर वो मेवा लूटने में लग जाते हैं। ये भी किसी छुपाव नहीं है। ऐसे हरियाणा में, देश में बहुत सारे उदाहरण है जो राजनीति में आते तो हैं सेवा करने के लिए, लेकिन जब वो विधायक या मंत्री नहीं होते, सांसद नहीं होते, और जब जनता उनको जिता देती है, उसके बाद वो क्या क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये किसी छुपाव नहीं। तो सारी की सारी बातें बड़ी विस्तार से करेंगे। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपसे आज बड़ी डिटेल में बातचीत करना चाहूँगा। और 2024 का विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा हिसार से जी, तो राजनीतिक जीवन पे भी आऊंगा आपके, लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे कि जैन साहब कब आप राजनीति में आए, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपको आखिर क्यों लगा कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए? देखिए सुरेंद्र जी, राजनीतिक सफ़र जो मेरा है वो अब तो काफ़ी लंबा हो गया है। मेरे को लगभग 16-17 साल हो गए। मैं राजनीतिक और सामाजिक जो सेवा होती है अपने शहर के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए, जी, मेरे को 16-17 साल हो गए इस कार्य में मैं लगा हुआ। तो कहाँ से ये राजनीतिक सफर शुरू हुआ था? पहले आप भारतीय जनता पार्टी में रहे लंबे समय तक, उससे पहले कौन सी पार्टी में आप रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं
शुरू से ही बीजेपी पार्टी में था, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मैं 2019 में आया था, और मेरी जो राजनीतिक जो शुरुआत रही वो मैंने 2010 में यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़े, 2 बार लगातार, 2010 में और 2012 में। तो लगातार वो चुनाव मैंने जीते जी और एक बहुत अच्छी यूथ की टीम हमने तैयार की अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जो हालात थे जो देश के, उसको देखते हुए जो चीज़ें चल रही थी, तो कांग्रेस के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी, और लोग उससे कहीं ना कहीं बहुत सालों से ऊब भी चुके थे। और कुछ जो मेरा जो एक मानना था अपने शहर को लेके, जी तो उन चीज़ों को मैंने समझते हुए फिर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। ठीक है। देश हित में आपको लगा कि भाई जो काम पार्टी को करने चाहिए, कांग्रेस को, जो लोगों की उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी, यानी कि आपको लगा भी कांग्रेस उन उम्मीदों पे खरा नहीं होता नहीं, बिल्कुल तो ऐसा फिर ही आप था। कांग्रेस छोड़कर आप कौन सी पार्टी में आए? कांग्रेस छोड़ के उस टाइम हम हमारा जो पूरा संगठन था या जितने मेरे साथी थे, पूरी जो यूथ कांग्रेस थी, हमने पूरी की पूरी यूथ कांग्रेस उस टाइम पूरे ज़िले की दुष्यंत चौटाला जी के साथ, आईएनएलडी के साथ जोड़ दी थी। और दुष्यंत जी को हमने ज्वाइन किया था, और दुष्यंत जी ने लोकसभा चुनाव लड़ना था, तो उनके साथ फिर हम 2014 के लोकसभा चुनाव में लगे, और वो अच्छे मार्जिन के साथ हिसार से सांसद भी रहे। और फिर उनकी पार्टी के अंदर बिखराव हो गया, उनके पारिवारिक इंटरेस्ट थे, जो भी रहा, उनके फैमिली मैटर है उनका, तो वो पार्टी 2 हिस्सों में बट गई। जी तो नेचुरल है कि हम दुष्यंत के ज़्यादा नज़दीक थे, तो हम दुष्यंत के साथ ही लगे रहे। तो बाय डिफ़ॉल्ट कह लीजिए आप उसको, एक पार्टी और बदली गई, मतलब वो आईएनएलडी से हम जेजेपी में आ गए। तो जेजेपी में मैं फिर जिला अध्यक्ष भी रहा यहाँ से, और काफ़ी चीज़ें देखी मैंने। फिर इनका जो जेजेपी का आईएनएलडी का आपस का जो टकराव था, जो लोगों के अंदर एक भावना बन गई थी कि ये अब आपस की ही पार्टी बन के रह गई, ये जनहित से कुछ इनका लेना देना नहीं है। तो फिर उस समय जब भारतीय जनता पार्टी सरकार भी बना चुकी थी और अच्छा काम कर रहे थे मोदी जी देश के लिए, और उस टाइम खट्टर साहब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो वो भी काफ़ी उन्होंने बदलाव किए हमारे प्रदेश की पॉलिसीज़ में। तो हमारे जितने भी साथी थे, सबका यही मानना था कि हमें भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए। तो फिर हम 2019 में भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी आ में गए। आप आ गए। जी, ठीक है। फिर बीजेपी की हाँ, बात करूंगा आपसे, कंटिन्यू करूंगा, वक्त बहुत लंबा है हमारे पास। जब आपने कहा भी कांग्रेस छोड़कर आप जब इनेलो में आए, जी, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिसार लोकसभा से, चौटाला परिवार से, देवीलाल परिवार से बहुत सारे लोगों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन कोई भी नहीं जीत पाया। नहीं जीत पाया। इकलौते दुष्यंत चौटाला है जी, जिन्होंने हिसार से जो है जीतने का काम किया। 2014 में वो जीते। तो बिल्कुल। दुष्यंत चौटाला के साथ, क्योंकि युवा है, यूथ है, यस, प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, डिप्टी सीएम। तो उनके साथ काम करने का कैसा आपका तजुर्बा? दुष्यंत चौटाला किस तरह के नेता मतलब आपको लगे उस वक्त? देखिए, 2014 में जब हम दुष्यंत जी के साथ जुड़े, और उनकी जो कार्यशैली थी, और बड़े यंग थे वो, और विजनरी भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने उनको छोड़ दिया तो विजनरी नहीं है, वो बहुत विजनरी भी रहे हैं। और उन्होंने उनका जो कार्यकाल था 14 से लेकर 19 तक का, अभी भी हाँ, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, अभी कांग्रेस के सांसद है 2024 में। लेकिन जो आप टाइम फ्रेम देखेंगे 14 से 19 का, या हिसार की जनता से, हिसार लोकसभा की जनता से आप पूछेंगे, तो सिर्फ ये मेरा कहना नहीं है, उन्होंने ऐसे बहुत सारे गंभीर मुद्दे थे जो लोकसभा के पटल पे रखे और उनको मनवाया, और सरकार से उनको इम्प्लीमेंट करवाया। जी तो बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने करवाई शहर के लिए, लोकसभा के लिए, तो उन्होंने एक अच्छा कार्यकाल निकाला। और उसके बाद जब उन्होंने जेजेपी बनाई, तो कहीं ना कहीं उनका एक जो पुराना जो एक कार्य करने का जो उनका स्टाइल था, उसकी वजह से वो विधानसभा में भी नई पार्टी बनाने के बावजूद भी ठीक ठाक से विधानसभा में जीत गए, और फिर वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा भी रहे, उनके साथ समर्थन भी दिया। फिर वो डिप्टी सीएम भी रहे हरियाणा के 4 साढ़े 4 साल तक। और उसके बाद जो चीज़ें रही दुष्यंत जी के साथ, आज भी कोई हमारे मतभेद नहीं है। वो
आज भी पारिवारिक और एज ए फ्रेंड हमारी बातचीत होती है। वो अलग चीज़ है कि राजनीतिक विचारधारा अलग चीज़ होती है, और एक आपके रिलेशन, आपके जो आपने एक अच्छा टाइम व्यतीत किया है उनके साथ, तो वो अलग चीज़ होती है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम पिछले 4 सांसदों की बात करें, कुलदीप बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला, ब्रजेंद्र सिंह और अभी मौजूदा सांसद जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो ये चारों सांसदों का कार्यकाल अगर देखें तो सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा अगर हिसार की बात है तो दुष्यंत चौटाला ने उठाई। देखिए बिल्कुल ये सच है। ये मेरे कहने से या ना कहने से फर्क नहीं पड़ता। हिसार की जनता ने महसूस किया है, हिसार लोकसभा की जनता ने। विजेंद्र जी का जो कार्यकाल था 5 साल का, वो सत्ता में भी थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में भी गवर्नमेंट थी, प्रदेश में भी गवर्नमेंट थी। उसके बावजूद उन्होंने 5 साल में, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने 5, 10, 20 चक्कर भी हिसार लोकसभा में कोई काटे होंगे, या कोई बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने लोकसभा के पटल पे रखा होगा, तो मुझे नहीं लगता। और अभी जो फिलहाल जो वर्तमान में हमारे सांसद है, तो हम तो यही चाहते हैं कि हिसार की जनता यही चाहती है उनको चुन के भेजा है संसद में, तो वो हिसार के मुद्दे उठाए। लेकिन मुझे मेरे पास जो फीडबैक है या जो लोगों के जो सोचना है, जो देखते हैं, जो बातचीत होती है, उसमें यही है कि जयप्रकाश जी भी हिसार के लिए, हिसार लोकसभा के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि दुष्यंत जी का जो 14 अगस्त से 19 का जो कार्यकाल था लोकसभा के टाइम पे, एज ए एमपी उन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा काम थे। तो दुष्यंत चौटाला को जब कहीं न कहीं आपने छोड़ा, मतलब जेजेपी को जब आपने छोड़ा, जब आप बीजेपी में आए, तो किस नेता के माध्यम से आप मतलब बीजेपी में आए? कैसा आपको लगा कि कहीं न कहीं अब ये जगह नहीं, ये ठीक रहेगा? देखिए उस टाइम हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे श्रीमान सुभाष बराला जी थे उस समय। तो सुभाष बराला जी ने हमारे को ज्वाइन करवाया था पार्टी, और हेड ऑफिस जो उस समय रोहतक होता था भारतीय जनता पार्टी का, तो वहीं पे उन्होंने बहुत विधिवत रूप से हमें ज्वाइन करवाया था। और इसमें जो मेन भूमिका रही, जो पार्टी में लाने की जो मेन भूमिका रही हमारे पूरे ग्रुप को, हमारे जो यूथ की टीम थी, हम बहुत सारे लोग थे जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो उसमें मेन भूमिका जो अभी वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर है रणबीर गंगवा जी है, और मेरे बड़े भाई है अम्बाला से मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, असीम गोयल जी हैं, और सुभाष बराला जी है। तो उनसे सबसे बातचीत होके ही मैंने उस पार्टी ज्वाइन की थी। फिर पार्टी ने भी मुझे एक अच्छा मान सम्मान दिया था। मुझे पार्टी ज्वाइन होते ही मुझे जिला तेजरा जिला कोषाध्यक्ष बना दिया गया था। तो फिर मैंने पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी काम किया। बिल्कुल काम किया। 2019 में आप बीजेपी में आए जी, और उसके बाद 2024 आते आते, वैसे तो 15-16 सालों से आप राजनीति कर ही रहे थे, एक राजनेता का मन भी होता चुनाव लड़ने का, तो फिर पार्टी की आपको उम्मीद थी, टिकट की उम्मीद थी 2024 में, लेकिन चलो टिकट तो आपके सिटिंग एमएलए उस टाइम कमल गुप्ता थे जी, डॉक्टर कमल गुप्ता, उनको मिली, लेकिन आपने ऐलान कर दिया और आपने चुनाव भी लड़ा। तो क्या मजबूरियां रही कि तरुण जैन को निर्दलीय ही चुनाव लड़ना पड़ा, जबकि ऐसा बहुत जगह और भी जगह हुआ था, जो और पार्टियों में भी हुआ था, ना सिर्फ बीजेपी में, कि जो व्यक्ति चाह रहे थे, टिकट की चाह रखते रहे थे कि हमें टिकट मिले, लेकिन टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय चुनाव लड़ा। ऐसे नतीजे और भी बहुत ज्यादा है। तो आपके मन में मतलब कैसे आया भी आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा? ये आपने ठीक कहा कि सभी पार्टियों में होता है, और भी जगह होता है, सब जगह होता है। पॉलिटिकल जो एक सोच होती है, जो एक काम करने का एक जो नज़रिया होता है आदमी का, तो यही होता है कि हमें चुनाव लड़के, और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। और 2024 चुनाव लड़ा तो मेरे ऊपर जो मेरे साथी थे या जो शहर के लोग थे, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी शहर के अंदर जो एक नेगेटिविटी चली हुई थी, तो उसको लेके था कि हमें आगे आना चाहिए, और शहर में अगर काम करना है, शहर के लोगों के लिए काम करना है, तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। और रही बात चुनाव लड़ने के बाद हारे हैं हम, ये सबको पता है, चलो हार जीत तो चलती रहती है। तो ये तो जो 5 जने अगर चुनाव लड़ रहे हैं, 10 लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं, जीतता एक ही है, एक कोई जीतना होता है। तो उसमें ताऊ देवीलाल भी चुनाव आ रहे हैं, इंदिरा गांधी भी चुनाव, बड़े बड़े नेता देश के चुनाव आ रहे हैं, बंसीलाल भी चुनाव आ रहे हैं। तो अभी आदमपुर से भजनलाल फैमिली चुनाव आ रही है, जो आज तक नहीं हारी थी। बड़ा रिकॉर्ड है ये भी एक अपने आप में। तो ये जनता का कई बारी मूड होता है, जनता का जो समर्थन होता है वो कई बारी
जिन लोगों के साथ होता है वो मानना पड़ता है, वो लोकतंत्र है। तो जैन साहब, जब 2024 का चुनाव चल रहा था तो बहुत सारे लोगों में ये था कि भाई कांग्रेस इस बार जो है आएगी, और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई जो चौधरी देवीलाल का रिकॉर्ड था 85 सीटों वाला, वो भी टूट सकता है, पता नहीं कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती है। ऐसा बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग समय बयान भी दिए, और इसी चक्कर में बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन ज्वाइन की। की। तो तरुण जैन को ये नहीं लगा 2024 में कि मुझे भी कांग्रेस में दोबारा चले जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जब मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था और जब ये चीज़ें मैंने अनाउंस कर दी थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उसके बाद मेरे पास भी कांग्रेस की ऑफर थी, क्योंकि कांग्रेस के पास भी यहाँ पे कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था। तो कांग्रेस में अब आप मैं मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है कि मेरी हुड्डा साहब से भी डायरेक्ट बात हुई उस टाइम, तो उन्होंने बोला था कि आप पार्टी में आओ, आपका अच्छा, स्वागत है। आपसे चुनाव के दौरान हुड्डा साहब ने संपर्क किया जी था आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम संपर्क हुआ था हमारा। और चीज़ें अच्छी है, दीपेंद्र जी के साथ भी हमने अच्छा काम किया है, तो डायरेक्ट बात हुई है हमारी। तो लेकिन मैंने उनको साफ मना कर दिया था कि मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो अपने शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, और मुझे कांग्रेस पार्टी में अभी कोई मन नहीं आने का। तो तरुण जैन ने जो 2024 में चुनाव लड़ा, वो बीजेपी की बगावत में चुनाव लड़ा, डॉक्टर कमल गुप्ता की बगावत में चुनाव लड़ा, या फिर हिसार के लोगों के हित के लिए चुनाव लड़ा? देखिए, इसमें ना बगावत वाली कोई बात नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि मैंने उनकी बगावत में चुनाव लड़ा है, इसमें बगावत वाली कोई बात नहीं है। मैंने अपने लोगों की भावनाओं को समझते हुए और शहर के लोगों की भावनाओं को समझते हुए मैंने चुनाव लड़ा था। और चुनाव के दौरान जब टिकटों की बात चल रही थी तो उसमें पैनल में हमारे भी नाम थे। और लेकिन ठीक है, वो जो रिपोर्ट्स थी कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस तरह की आईबी की रिपोर्ट्स होती है, सीआईडी की रिपोर्ट्स होती है, बहुत सोर्स होते हैं सरकार के पास। उसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और हिसार के लोग भी परेशान थे। तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया कि भाई, और उस समय तक श्रीमती सावित्री जिंदल जी का चुनाव लड़ने का कोई मूड था नहीं जी। तो वो सब चीज़ें देखते हुए हमने चुनाव लड़ा। लेकिन नतीजे जो भी रहे हो, सावित्री जिंदल चुनाव जीत गई, निर्दलीय होते हुए जीत गई। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए मंत्री कमल गुप्ता को टिकट दिया जाता है, जी उसके बावजूद कमल गुप्ता की जमानत जब्त हो जाती है। हाँ, देखिए, निर्दलीय चुनाव श्रीमती सावित्री जिंदल जी जीती क्योंकि लोगों के अंदर एक भावना पैदा हो गई थी, हिसार विधानसभा के लोगों के अंदर, कि भी श्रीमती सावित्री जिंदल जी का ये आखिरी चुनाव है। और वो प्रचार प्रसार भी इसी प्रकार से हुआ कि श्रीमती सावित्री जिंदल जी का ये आखिरी चुनाव है, इनको एक मौका दिया जाए। पहले भी हालांकि वो 10 साल मंत्री रहे हैं, उसके बाद 14 में वो चुनाव भी हार गए थे, 19 में वो चुनाव नहीं लड़े, और 24 में उन्होंने चुनाव लड़ा। तो मैं भी लगातार सावित्री जिंदल जी के संपर्क में था, हमारी लगातार मीटिंग्स हो रही थी, बातचीत हो रही थी। तो उनका कोई मन नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन उनके ऊपर भी एक उनके लोगों का बहुत बड़ा प्रेशर था कि आप भी चुनाव लड़ो, जीत हार जो भी होगी देखी जाएगी। और कांग्रेस पार्टी से रामनिवास राणा ने चुनाव लड़ा, बीजेपी में आ गए वो। हाँ, वो भी अब बीजेपी में आ गए। तो अभी आप जो टिकट पे लड़े चुनाव वो भी हार गए, बीजेपी के टिकट पे लड़े वो भी हार गए, और जो निर्दलीय है तो वो जीत गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सहानुभूति जो बैंक वोट बैंक था वो सावित्री जिंदल जी के साथ जुड़ा, और इस वजह से उनको एक जीत मिली उनको। हिसार के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ निर्दलीय सावित्री जिंदल को जिताया 2024 में, तो क्या तरुण जैन को अब लगता है कि सावित्री जिंदल उस तरीके के काम करवा पा रही है हिसार में जो एक जनप्रतिनिधि को, एक विधायक को करवानी चाहिए? देखिए, ये चीज़ें ना लगभग अभी चुनाव हुए लगभग 2 साल होने को आए हैं, और श्रीमती सावित्री जिंदल जी अभी मौजूदा विधायक है हिसार विधानसभा की। तो ये लोग ये सब चीज़ें तो ना आप मेरे से जानने से ज़्यादा बेटर है, आप जो फीडबैक है शहर के लोगों के वो लेंगे तो मिली जुली सी प्रतिक्रिया मिलेगी आप लोगों को ना। आप भी पत्रकार हो, आप भी सारा दिन फील्ड में रहते हो, तो शहर को लेके जो
काम करने चाहिए, जो मुझे लगता है जो आज शहर के अंदर जो मूलभूत सुविधाओं की जो बातें हो रही है, मुझे लगता है जो एक विजन की जो बात होती है कि एक टेक्निकल नॉलेज होती है, ऑफिसर्स को कैसे हैंडल किया जाता है, आईएएस ऑफिसर को कैसे हैंडल किया जाता है, आईपीएस ऑफिसर को कैसे हैंडल किया जाता है, वो श्रीमती सावित्री जिंदल जी एक बहुत ही शरीफ और घरेलू लेडीज है। और वो भी, उनका भी बाय डिफॉल्ट राजनीति में आना हुआ था जब स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी का देहांत हो गया था, तो उसके बाद वो राजनीति में आए। नहीं तो उनका कोई राजनीति में कोई ना इंटरेस्ट था, ना उनको कुछ ज़्यादा उसके बारे में पता था। तो उसके बाद जो चीज़ें अभी वो 10 साल उसके बाद मंत्री भी रही, फिर 10 साल दूसरे मंत्री भी रहे, अभी दोबारा फिर विधायक बन गए हैं। लेकिन जो अभी जो शहर को लेके मैं जो मानता हूँ या जो लोगों को जो मैं सुनता हूँ, जितना ब्लूप्रिंट अभी जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है रणबीर गंगवा जी, जो शहर को लेके ब्लूप्रिंट बना रहे हैं उसके डेवलपमेंट का, वो चाहे पीने का पानी हो, चाहे वो सड़कों का जाल हो, तो वो लेके जो वो ब्लूप्रिंट लेके जो चल रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 सालों के अंदर हिसार की जो तस्वीर बदली जाएगी, उसमें मेन भूमिका बरवाला क्षेत्र की भी, और वो नलवा क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, हिसार में भी काम कर रहे हैं, वो स्पेशली इन 3 जोन में तो काम कर ही रहे हैं, मुझे मालूम है इस बात को लेके, लेकिन वो पूरे हरियाणा में भी काम कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है। और मैं मानता हूँ कि जितने भी आज विधायक है बीजेपी के या मंत्री है, उनमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने में जो सबसे आगे आज जो मुझे लगता है, अगर आप देखेंगे गंगवा जी की प्रोफाइल उठा के, तो सबसे आगे वही दिखेंगे आपको। तो रणबीर गंगवा का आप जिक्र कर रहे हैं, हिसार के काफ़ी आपने चीज़ें बताई। और जैसे क्योंकि गंगवा आपने शुरू में बताया भी, गंगवा साहब की वजह से आप बीजेपी में आए जी। वसीम गोयल का नाम आपने लिया, बराड़ा साहब का नाम आपने लिया, उस टाइम पार्टी के प्रधान थे, अध्यक्ष थे। तो और हिसार के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बहुत बार कहा जाता है रिंग रोड हिसार में बनना है, जी दुष्यंत चौटाला ने भी एक शहर के बीचों बीच एक फ्लाईओवर का प्लान किया था। जी जी जी। और ऐसी क्या क्या हिसार के लिए चीजें हैं जो ऐसे जो हिसार को 4 चांद लगाएगी, साथ में जो लोगों की समस्याएं हैं, चाहे जाम की सुविधा कमी की बात हो, जाम बहुत ज्यादा लगता है, यानी कि लोगों को जिन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है उनमें निजात मिलेगी, ऐसी कोई लंबी इस तरह की योजनाएं जो आप बताना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी योजनाएं अभी कागजों में चल रही है, और उसका शहर को लेके बहुत बड़ा एक ब्लूप्रिंट तैयार गंगवा जी ने करवाया है, जो वर्तमान में जो कैबिनेट मिनिस्टर है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है, और वो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर भी है। तो वो दोनों चीज़ों को लेके बहुत ही एक अच्छा टेक्निकली तरीके से काम कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें उन्होंने करी भी है। कुछ शहर में स्लिप रोड्स की जरूरत थी, वहाँ पर उन्होंने स्लिप रोड तुरंत प्रभाव से बनवाई भी है, और भी बनने जा रही है। रिंग रोड भी जो प्लान था, वो जब डिप्टी स्पीकर थे तब उन्होंने उस पर काम किया था, हिसार का एक रिंग रोड कंप्लीट होना चाहिए, तो तब उन्होंने नितिन गडकरी जी से मिलकर उसको प्रपोजल को रखा था। तो लेकिन उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी के साथ गठबंधन हो गया भारतीय जनता पार्टी का, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बन गए, तो उन्होंने उस रोड मैप को, जो रिंग रोड वाला है, उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल के एक नई प्रपोजल तैयार करवाई। नक्शा भी कहीं और से उसका पहले बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, उसका फिर एक नई प्रपोजल तैयार की गई, तो उसमें जो शहर को जो बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट नहीं मिल रहा था जी। और जो आप एलिवेटेड रोड की जो बात कर रहे हैं, तो एलिवेटेड रोड का भी ब्लूप्रिंट बना था उस टाइम, लेकिन वो फिजिबल नहीं था। उसको बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता, पूरा शहर कई साल पीछे चला जाता, नीचे दब जाता। हाँ बिल्कुल, बहुत पीछे चला जाता। और अभी जो माननीय मंत्री जी ने जो अभी जो प्रपोजल बनाई है, जो शहर की सड़कों को चौड़ा करा जाए, हमारे पास शहर में आज ऐसी सरकारी बिल्डिंगें हैं जिनके पास जमीनें काफ़ी है, तो उनसे सबसे एनओसी लगभग गंगवा साहब ने, उनके डिपार्टमेंट ने ऑलमोस्ट करवा ली है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो शहर में पुल बनने हैं, जो शहर में जाम की व्यवस्था जो दुरुस्त करनी है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो आप देखेंगे बहुत जल्दी उन पे काम शुरू हो जाएगा। और पानी को लेके भी उन्होंने बहुत सारी काम की है, और जैसे आपने देखा होगा चनौत में गांव में जो बहुत बड़ा आंदोलन चला, तो उसमें भी अहम भूमिका रणबीर गंगवा जी ने निभाई। सीएम साहब भी उसमें इन्वॉल्व रहे, फिर खट्टर साहब आए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो
मंत्री है वो खट्टर साहब है उस डिपार्टमेंट के, तो खट्टर साहब से बातचीत करके उस प्रॉब्लम का हल करवाया, तो वो धरना समाप्त करवाया। तो वो अक्सर जो चीज़ें होती है प्रदेश के लिए, जनहित के लिए, शहर के लिए, और वो तो 24 घंटे मिलते हैं, मैंने जो देखा है, और लगातार लोगों के काम करते हैं। तो वही है, एक विजनरी की बात हो रही है, विजन में सबसे नहीं आगे। बिल्कुल, विजन आपने बताया, सरकार का विजन आपने बताया, लेकिन बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल साथ के साथ आएंगे कि भाई तरुण जैन ने जो है वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, बीजेपी कैंडिडेट कमल गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन तरुण जैन जो है ना, उनका शरीर तो कहीं न कहीं बीजेपी से बाहर चला गया था, लेकिन मन जो है वो उस टाइम भी बीजेपी में था, और आज भी कहीं न कहीं तरुण जैन का जो मन है वो आज भी बीजेपी में है। मतलब तन तन आपका कहीं न कहीं बीजेपी से बाहर गया था, आपने बीजेपी छोड़ दी थी, निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन मन आपका फिर भी कहीं न कहीं लगातार बीजेपी में था। देखिए, आज हमारा देश जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है, हमारे देश का नेतृत्व आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देश के अंदर हमने कभी बुलेट ट्रेन का सपना नहीं सोचा था, इतने हाईवेज बन जाएंगे, इतनी टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो जाएगी। आज हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे सरकार ने पेटीएम बनाया, जो उसको आज पूरी दुनिया मान रही है। तो वो पैसे का लेन देन, बहुत सारी जो एक्सपेरिमेंट थे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी है, गूगल पे ट्रांजैक्शंस, वगैरह, सारे बैंक ऑनलाइन करना, सबके जनधन खाते खोलना, सबके अकाउंटों में डायरेक्ट पैसा जाना। तो जो पहले पैसा चलता था तो वो पूरा पैसा नहीं पहुंचता था, आज पूरा पैसा जो उसके अकाउंट में आता है, तो उसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहा, ट्रांसपेरेंसी मतलब बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। काफ़ी बड़ी है। तो उस चीज़ को देखते हुए बन रहा, या जो हमारी सोच रही, तो वो नेचुरल है कि हम वही चीज़ मन मानता है कि जो चीज़ अच्छी चल रही हो, तो भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छी कर रही है तो उसके साथ हम जुड़े, उसके साथ काम किया। और जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, मैंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा होता या मेरी वजह से बीजेपी हार जाती, तो ये बात आप कह सकते थे कि मैंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव हारा, जीता मतलब लड़ा मैंने। लेकिन बीजेपी तो तीसरे चौथे नंबर पे रही, तो वो तो कहीं स्टैंड नहीं कर रही थी। उसका कारण कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रही, जो रीजंस रहे, वो अलग बात है। तो चुनाव तरुण जैन ने भी लड़ा और चुनाव रामनिवास रड़ा ने भी लड़ा। बिल्कुल। तरुण जैन निर्दलीय लड़े, रामनिवास रड़ा कांग्रेस पार्टी से लड़े, दोनों हार गए, लेकिन आज रामनिवास रड़ा बीजेपी में है और तरुण जैन जो है विधिवत रूप से बीजेपी से बाहर है। तो ये कोई बीजेपी का कोई पैमाना है क्या कि किसको कब लेना है, किसको कब नहीं लेना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में ज्वाइन करने की जो आप लेने की जो बात कर रहे हैं, ऐसा कोई पैमाना नहीं है। ठीक है, अभी हम हमारे जो साथी लोग हैं वो भी यही सोच रहे थे भी अभी ठीक है, 2 साल जनता को, हिसार की जनता को थोड़ा सा जो उन्होंने रिजल्ट दिया है, मैंडेट अपना जो मैंडेट जो दिया है, जो लोग जीते हैं या जिन लोगों को बिठाया है कुर्सी पे, उनको देख लेते हैं 2 साल वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो हम तो यही रहना है हमने तो, सुरेंद्र जी। और जो छोटी मोटी राजनीति कह लो आप, जो लोगों के छोटे मोटे काम है, आज भी मेरे ऑफिस में मेरे तो 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं। आज भी यहाँ पर हमारे लड़के जो हैं लोगों के काम करवाते हैं, जो चीज़ें हैं, जो नीडी लोग रहते हैं, जिनकी कुछ है जो हमारे लेवल पे होता है, आज भी हम काम करवाने की कोशिश करते हैं, करवाते भी हैं। अच्छा, राजनीति की बातें हम करते रहेंगे। अगर मैं आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो पढ़ाई लिखाई कहाँ आपकी हुई है, और शायद आप पीछे से तोशाम से हैं। बिल्कुल सुरेंद्र जी, हमारा जो पैतृक गांव है वो तोशाम है। तो पढ़ाई कहाँ से, स्कूल कॉलेज कहाँ से हुआ? सुरेंद्र जी, मैं 7th क्लास तक मैं तोशाम में ही पढ़ा मैं, और 8th क्लास में मैं हिसार में आ गया था 93 में। 93 में आप? हाँ, 93 में मैं हिसार आ गया था, तब से मैं यहीं पे हूँ। तब से मेरा स्कूलिंग कॉलेजिंग सब हिसार से ही हुआ है। और जो मेरा जितना भी दायरा है दोस्तों का, सर्कल है, या जो शहर के जो समाज है, मेरा अब बहुत साल हो गए, अब तो शहर मतलब अपना घर ही लगता है। घर लगता है। तो जो बचपन के जो दोस्त थे, जो साथ पढ़े थे, कोई इस तरह की आप किससे कुछ बातें बताना चाहें? कोई ना, बहुत सारी कॉलेज लाइफ बड़ी मस्त लाइफ होती है, मतलब हर कोई है ना,
कितना मर्जी बड़ा हो जाए, किसी मर्जी ओहदे पहुंच जाए, अपने स्कूल कॉलेज के दिनों को याद करके बड़ा खुश होता है। देखिए वो जो समय होता है स्कूल टाइम का और कॉलेज टाइम का, वो वाकई में वो बेफिक्री का टाइम होता है। बेफिक्री में आदमी जब जवानी का जोश होता है, तो वो हमारे साथ भी था। हमारे भी हम भी मौज मस्ती करी है, पढ़ाई की जगह पढ़ाई की है, मौज मस्ती की जगह मौज मस्ती की है। बहुत सारे किस्से कहानियां हैं दोस्तों की। और कोई आप बताना चाहे, क्योंकि आपके दोस्त जो है ना, उनके लिए भी ये पॉडकास्ट बड़ा बेशकीमती है, वो भी आपको सुने, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। अपने पुराने दिनों में जब हम चले जाते हैं, तो कोई ऐसी कोई आप बात बताना चाहे, कोई किस्सा बताना चाहे, कोई मजाक का, कोई शरारत का, किसी आपके दोस्त ने शरारत की हो, है ना, क्योंकि कॉलेज टाइम में मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे किस्से हैं सुरेंद्र जी। अब वो कोई एक दो किस्से मैं किसी दोस्त के सुनाऊंगा तो बाकी दोस्त मेरे नाराज हो जाएंगे। तो सभी दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ शरारतें, कुछ अपनापन, कुछ मजाक, कुछ हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ कभी किसी के साथ रहा है हमारा। तो जो पुराने दोस्त है वो आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। तो जब मिलते हैं बैठते हैं तो वैसे ही हंसी मजाक होता है। वो सब चीज़ें तो एक रूटीन लाइफ है, वो पॉलिटिकली और सोशली लाइफ से और हट के अलग थोड़ा है, सा बिल्कुल होता है। अलग है। तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब से राजनीति में व्यक्ति आता है, तो सीरियस राजनीति अगर करता है तो वो परिवार से कट जाता है। ये बात मैंने थोड़ा सा महसूस किया है अच्छा। कि कहीं ना कहीं आप अपने शहर को तो समय देने की कोशिश करते हो, लेकिन अपने घर को समय नहीं दे पाते, परिवार को समय नहीं दे पाते, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। वो सब चीज़ें तो रहती तो है। परिवार की तरफ से कभी ये नाराजगी सुनने को मिली, इस तरह का उलाड़ा सुनने को मिला कि जब से आप राजनीतिक जेल में आए हो, हमारा ख्याल कम रखते हो, समय कम देते हो? ये समय समय पे मेरे को उल्हाने सुनने को मिलते रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा मोमेंट होता है घर में, कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे रहना मौजूद होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है शहर में, वहाँ भी जाना जरूरी होता है। कोई सुख है, कोई दुख है, कोई और चीज़ें हैं, तो फिर वो छोड़ के या फिर उसको मैनेज करके जाना पड़ता है। तो फिर वो कहीं ना कहीं घर वालों को एक लैक नज़र आता है कि भी हाँ ये हमें कम तवज्जो दे रहा है और बाहर वालों को ज़्यादा दे रहा है। तो वो उलाने तो एक राजनीतिक जीवन में वो सबको ही मिलते होंगे मुझे मतलब लगता है। राजनीति भी आसान नहीं है, त्याग भी करना पड़ता है। बिल्कुल राजनीति बिल्कुल आसान नहीं है। राजनीति अगर अगर आप सही मायने में अगर जिम्मेदारी से समझे, चीजें। जिम्मेदारी से समझे सही मायने में, तो ये 24 आवर इंटू 7 की जॉब है ये। और उसमें एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा, ये होपलेस भी जॉब है। आप कितना कुछ भी कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ना लोगों को एक वो जो उनकी उम्मीदें होती है ना, आदमी 100 का 100 खरा नहीं उतर पाता उस पर। तो लोगों से भी उल्हाने मिलते हैं, घर से भी उल्हाने मिलते हैं, लेकिन चीज़ें ठीक है। आप कुछ करने की अगर आप में जोश है, कुछ करने की आप में एक दृढ़ संकल्प है, तो वो सब चीज़ें तो आपको डिनाई करनी पड़ेगी, उन सबको तो भूल के आगे चलना पड़ेगा। मतलब सबका ना सही, कुछ लोगों का तो भला हो ही पाएगा, कुछ ना कुछ लोगों तो काम बिल्कुल करा ही होता है, पाओगे आप। बिल्कुल होता है। जिनका भला होता है वो समझते हैं इन बातों को। बहुत सारे जो परिवार है जिनके कुछ हम काम आ सके हैं, तो चीज़ें हैं ऐसी भी। और जैन साहब को क्या क्या पसंद है? जैसे ट्रैवलिंग हो गया, गाने सुनना, मूवी देखना, कोई स्पोर्ट्स, क्या क्या मतलब जिसमें आपको ज्यादा सी रुचि, जब भी आप फ्री होते हैं तो कहाँ टाइम स्पेंड ज्यादा होता है आपका? हमारा सुरेंद्र जी ज़्यादा जो समय है ना ट्रैवलिंग में ही एक्सपेंड होता है। हमारी ट्रैवलिंग काफ़ी रहती है, तो ट्रैवलिंग मुझे अच्छी भी लगती है। मेरे को ड्राइविंग करना का जो पैशन है मेरा, मतलब मेरे साथ अगर ड्राइवर है गाड़ी में तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि गाड़ी मैं खुद ही चलाऊँ, उसको अच्छा। साइड में बिठा दूँ। तो ये एक मेरा शौक रहा है शुरू से गाड़ी को लेके। तो वो एक मेरा पैशन है शुरू से ही। और उसके साथ जब कॉलेज टाइम में थे, स्कूल टाइम में थे, तब क्रिकेट बहुत खेला है हमने। अच्छा। बहुत क्रिकेट खेला है, तो शाम भी बहुत खेलते थे, इसार भी हमने बहुत खेला है। तो अपने तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो खेल है वो क्रिकेट ही माना जाता है, तो उस समय तो क्रिकेट ही खेलते थे ज़्यादा। तो अभी तो बहुत सारे गेम आ गए हैं, अभी बच्चे जो है बहुत सारे चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ लोग अभी बच्चे जो हैं वो मोबाइल में, टैब में और इनमें भी घुसे रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे समय में ऐसी नहीं थी। हमने वो समय देखा है बदलता हुआ। वो हमारी जो जनरेशन है, हमने वो सारा बदलाव देखा है। पूरा जो बिना इंटरनेट की ज़िंदगी और जब स्लो इंटरनेट जिन आया, फिर फास्ट इंटरनेट आया, तो वो सारे बदलाव देखे हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव, वो टेक्नोलॉजी में बदलाव, वो लोगों की सोच में बदलाव, वो सारे बदलाव हमने इन 25-30 सालों में काफ़ी महसूस करे हैं।
अच्छा, आखिर में आप हिसार की जनता के लिए, क्योंकि आप पूर्ण रूप से राजनीति करते हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया, चुनाव आप लड़ चुके हैं और बीजेपी के अंदर तो आप नहीं, लेकिन आपके अंदर बीजेपी है, आपकी ऐसा बातों से देखने को मिला। तो क्या कुछ हिसार के लिए आपके मन में चीज़ें हैं, जनता के लिए, भाई मैं आगे फ्यूचर में ये चीज़ें करनी है? देखिए, कोई भी शहर हो, उसको सबसे पहले जो ज़रूरत होती है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद गली मोहल्लों में जो बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, आधारभूत जो सेवाएं होती है, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम है, वहाँ पे पीने का पानी है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, साफ़ सफाई है। तो वो सब चीज़ें जो वॉर लेवल पे करने का जो मैं विज़न लेके चलता हूँ, या जो मेरे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट है, उस तरह का कुछ मैं हिसार के लिए एक करना चाहता हूँ। मैं इंदौर भी गया था, 2 बार इंदौर जाके आया मैं। अच्छा। इंदौर भी मैंने पूरा अपनी टीम के साथ सर्वे किया कि इंदौर क्यों हर साल उस चीज़ में फर्स्ट फर्स्ट आता आता है है, पूरे सस्ता। हिंदुस्तान में। तो वो सब चीज़ें भी हमने बड़ी डीपली वहाँ पे जो कमिश्नर थे उनके साथ मिलके हमने डिस्कस किया। इंदौर में क्या आप अलग क्या देखा आपको, हिसार से अलग या और शहरों से अलग? इंदौर में जो मैंने देखा, लोग वहाँ के जब नगर निगम ने जो अपना स्टेप उठाया उसको साफ सुथरा रखने का, तो वहाँ के लोगों ने भी साथ दिया। सपोर्ट करते लोग। बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर लोग खुद ही मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हम यहाँ अवेयरनेस पर, है लोगों में। अवेयरनेस है लोगों के अंदर कि हम यहाँ पर कचरा ना गिराएं, चलती गाड़ी से कचरा ना फेंकें, या कहीं कूड़े का ढेर पड़ा है तो उसको उस ढेर को बड़ा ना करें, उसकी कंप्लेंट करें, या जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें, वो अवेयरनेस है वहाँ पर। वो वहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने बताया कि हमें, हमारे पास तो, हमारे लोग तो फील्ड में रहते ही हैं, लेकिन लोगों के अपडेट्स भी आते रहते हैं कि यहाँ पर ना जी आज सफाई नहीं हुई है, तो हमारी टीम तुरंत जाके उसको साफ करती है, जो लाइट खराब है उसको ठीक करती है। चीज़ें हैं, मतलब कुछ, मतलब दोनों के एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। सहयोग की दोनों तो की। वो सहयोग की ज़रूरत है। अच्छा, अभी एक और सवाल मेरे जहन में आया। कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन चला जी बच्चों का, और जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपने समय को बदलते देखा है, बिना इंटरनेट का ज़माना, स्लो इंटरनेट और फिर फास्ट इंटरनेट, है ना, 6G तक आप आ गए, तो वो सारा बदलाव आपने देखा है। तो जैन जी, आपने सुना होगा नाम, बड़ा फेमस रहा आजकल। तो जो आंदोलन हुआ, ठीक है, उनकी मांग थी भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, शिक्षा व्यवस्था में जो भी गड़बड़ियाँ हो रही उसको लेकर आंदोलन था, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। तो उस आंदोलन को, उनकी मांगों को, और जो भी कुछ जंतर मंतर पर हुआ, आपने भी सुना होगा, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, क्या सरकार की तरफ से कोई कमी रही है युवाओं को समझने में? देखिए ये जो पेपर लीक का मामला था, नीट का पेपर लीक का मामला था, इसमें लगभग 22-23 लाख बच्चों ने पूरे हिंदुस्तान में पेपर दिए थे, और वो पेपर लीक हो गया और उसकी वजह से पेपर कैंसिल करना पड़ा, और उसकी वजह से काफ़ी बच्चे निराश भी हुए, और जिसकी वजह से एक बच्चों के अंदर एक हीन भावना भी आ जाती है कहीं ना कहीं। हर तैयारी करना आसान बात नहीं होता। तो जो जैन जी का जो स्टेप था, मैं उसको गलत नहीं मानता। जैन जी ने जो स्टेप उठाया, या जो एक मुहिम चली, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। भैया कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके खिलाफ अगर आपने आवाज़ उठाई है, तो उस आवाज़ उठाने के बाद सरकार ने क्या स्टेप लिया, लिया या नहीं लिया, वो मेन पॉइंट है। तो जैन जी ने जो आंदोलन किया, जैन जी जिस तरीके से, जैन जी की जो सोच है ना, जो जैन जी है ना, या तो हाँ को हाँ कहेंगे, ना को ना कहेंगे। जैन जी बड़े क्लियर है इस बिल्कुल मामले में। क्लियर। हमारे समय में चीज़ें ना बड़ी मैनिपुलेटेड होती थी, डिप्लोमेटिक होती थी। आज जैन जी का, वो जैन जी जो भी है, जो भी बच्चा 20-22 साल का है या 16-17 साल का है, तो वो उसका फंडा क्लियर है, वो अपना विज़न क्लियर लेके चल रहा है, वो उन सब चीज़ों को समझ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम जैन जी को ये कहते हैं कि जैन जी हमारे देश के सिस्टम को नहीं समझ रहा, हमारे देश के संविधान को नहीं समझ रहा। वो समझ रहा है, और उस जो उनका आंदोलन हुआ, तो फिर मोदी जी ने तुरंत उसके ऊपर बिल लेके आए, वो उस पर बहुत बड़ा बिल पास हुआ, और उस पर बहुत कानून बना उसके ऊपर। और जो नीट के जो पेपर दोबारा करवाए गए, बड़े तरीके से करवाए गए, फिर कई लाख बच्चों ने पेपर भी दिए, और उसका रिजल्ट भी आ गया। बड़ी सरकार ने बहुत बड़े उसको वॉर लेवल पे किया। तो जैन जी ने भी ये बात समझी कि भी हाँ, की सरकार ने हमारी बात सुनी। तो जैन जी के अंदर भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेके है कि राहुल गांधी भी वहां पर गए हैं, वहां पर जैन जी के साथ, लेकिन राहुल गांधी के साथ कोई जैन जी नहीं जुड़ने को तैयार।
क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी वहाँ पर अपनी रोटियां सेकने गए हैं। तो लेकिन मोदी जी ने उस बात को समझा। आज मोदी जी जैन जी के साथ संवाद कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें टाइम को देखते हुए कुछ गलतियां सरकार की भी हुई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार से गलती नहीं हुई होगी, सरकार से भी गलती हुई होगी, लेकिन उसको सरकार ने ठीक करने का भरपूर कोशिश करके उसको ठीक करने की स्टेप उठाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपने लंबा समय दिया। तो ये थे हमारे साथ तरुण जैन जी, लोटस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, और सारा का सारा पॉडकास्ट आपने सुन लिया है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये पूर्ण रूप से यानी कि फुल टाइम राजनीति करते हैं, और उसी के चलते इनको घर से भी उलाने मिलते हैं और कुछ निजी लोगों से भी उलाने को मिल जाते हैं। लेकिन राजनीति में जिस तरीके से कहा जाता है ना कि फुल टाइम राजनीति, सेवा भाव की राजनीति, उसी को जहन में रखते हुए ये राजनीति करते हैं। और सारा का सारा अपना राजनीतिक सफ़र इन्होंने बताया। और आखिर जैन साहब का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, इनके विचार आपको कैसे लगे, और ख़ास तौर पर हिसार शहर के लिए इन्होंने जो रोड मैप बताया कि किस तरीके से हिसार शहर को ज़रूरत है समय के हिसाब से अपडेट होने की, और ज़्यादा सुविधाएं करने की, और ज़्यादा विकास करने की, तो सारा का सारा ब्लूप्रिंट इन्होंने बताया। तो जैन साहब का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, खुलकर कमेंट करके बताएं। तो इस बार के लिए इतना ही, अगली बार किसी और सक्सेस से आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।